तो स्वागत है आपका रिवीजन ऑफ पॉलिटी थ्रू पीवाईक्यू के छठे लेक्चर में। ये हमारे फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक का सेकंड पार्ट है। आई होप कि पहले पार्ट को आपने देख लिया होगा अच्छे से और उसमें सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे और किसी भी टाइप का अगर कोई डाउट रहा होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लिया होगा और उसका अभी तक आपको आंसर भी मिल गया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो ये मेरे बारे में आपको मालूम ही है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको मार्क करना है अपनी कॉपी में फ्रॉम 1 to 21, ठीक है। 1 से 21 तक 2 कॉलम बनाने हैं, मतलब 3 कॉलम बनाने हैं। एक में आपको नंबरिंग मार्क करना है, दूसरे में ऑप्शन मार्क करना है और तीसरे में अप्रोच। ये सही था तो करेक्ट ऐसे टिक करना है और गलत था तो ऐसे क्रॉस करना है, ओके। चलिए, और क्रेडिट सिस्टम आई होप कि आप डेवलप कर रहे होंगे अपने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला जा रहा, देखिए ध्यान से कि which of the following are amongst the fundamental duties of citizens laid down in the Indian Constitution। तो आपको पता है कि there are total 11 है ना फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और कहाँ पे है वो, पार्ट 4A में है, पार्ट 4A में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और 51A आर्टिकल में है। आर्टिकल 51A में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि पार्ट 4A में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। अब ये चारों में से चेक करना है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो पहला बोल रहा है कि टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। दूसरा टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, नहीं ये गलत है। अच्छा, ये गलत जैसे ही पता चला कि वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कोई भी प्रोविजन किसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं गिवन है। तो दूसरा अगर कैंसिल आउट करो आप तो 2 गया 2 गया 2 गया, मतलब आप डायरेक्टली आपको आंसर आ गया सी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की यही खूबसूरती है कि अगर आपको एक एकदम श्योरिटी से पता हो ना कि ये वाला तो नहीं होगा, गलत होगा, तो उसको एलिमिनेट करके आप ऐसे आंसर पे पहुंच जाते हो। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, बिल्कुल सही है। और टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो ये तीसरा और चौथा ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो मोस्टली हर किसी को याद रहता है, राइट। तो वैसे भी आप ऑप्शन पे पहुंच सकते थे कि सी होगा या तो डी होगा, और दूसरे को एलिमिनेट करते ही सी ऑप्शन पे हम पहुंच गए, राइट। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 51A में, और ये कौन सा वाला पड़ता है, पार्ट 4A में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज लाई करता है। अब देयर आर टोटल 11 ड्यूटीज, और 1 by 1 सबको एक बार देख लेते हैं सच दैट कि एक बार रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए, है ना। चलिए ये रहा पहला, to abide by the constitution and respect its ideals and institution, the national flag and national anthem। मतलब नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग रिस्पेक्ट करना हमें अपने आइडियल्स का और इंस्टीट्यूशन का, और अबाइड करना है बाई कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तीसरा है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। Fourth one is to defend the country and render national service when called upon to do so। ये 4 हो गए। नेक्स्ट है कि to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, to renounce practices derogatory to the dignity of women। अगला है to value and preserve the rich heritage of our composite culture। Next one is to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creature। Next है कि to develop the scientific temperament, है ना, humanitarian and the spirit of inquiry and reform। ओके, ये हो गए टोटल 8, 3 और हैं उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं एक ही बार में। तो ये रहा बाकी के 3, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। अगला है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू अ हायर लेवल ऑफ इंडवर्स एंड अचीवमेंट। 11th है कि हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों को, है ना, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, है ना, ये पेरेंट्स का दायित्व है, ऐसा कहा गया इस पर्टिकुलर ड्यूटी में। तो आपको पता है कि ओरिजिनली देयर वेयर टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐड किया था, है ना। और वो कब ऐड किया था आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी इज इंसेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद कीजिए आर्टिकल 44। और ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, आर्टिकल 40। अब बोला, अच्छा तीसरा भी है, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। कॉटेज इंडस्ट्री आई थिंक 43 या 42 है ना, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। आप कमेंट में बताओ कौन सा है। अगला है सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर रीजनेबल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटी। अब इसको ध्यान से समझो, ये भी कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द डीपीएसपी रिफ्लेक्ट गांधीयन प्रिंसिपल। अगर याद हो आपको गांधी जी के बारे में, तो विलेज पंचायत की वो हमेशा बात करते थे कि पावर जो है लोगों के पास होना चाहिए, और वो एकदम बेसिक है ना, मतलब कि विलेज लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। तो दूसरा तो बिल्कुल होगा ही होगा। और कॉटेज की भी बात करते थे, तो दूसरा और तीसरा तो पक्का होगा। तो 2 और 3 देख लीजिए ऑप्शन में कहा है, बी वाला ऑप्शन है, तो दैट वाई दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। अब कौन कौन सा आर्टिकल है वो देख लेते हैं अच्छे से। देखो आर्टिकल 40 है विलेज पंचायत का, और आर्टिकल 43 है कि लिविंग वेज टू इंडस्ट्री एग्रीकल्चर वर्कर एंड इंश्योर अ डिसेंट वर्क प्लेस टू वर्क एंड टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो 43 है। नेक्स्ट कौन सा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी। बोल रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है इसलिए लॉन्च किया गया था सो दैट हम डीपीएसपी को फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो डीपीएसपी क्या है, तीसरा वाला, तो अब बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। अब इसको भी देख लेते हैं अच्छे से कि जो डीपीएसपी है हमारा, उसको फुलफिल करने के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम एनसेप जो है लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। डीपीएसपी ऑल्सो एम टू स्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी थ्रू अ वेलफेयर स्टेट। इस पर्टिकुलर पॉइंट को है ना ध्यान में रखना आपकी, डीपीएसपी ऑल्सो एम टू स्टेबलाइज सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी थ्रू अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। चलिए 1995 में लॉन्च किया गया था। इसके थ्रू हम सोशल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, ओल्ड एज को है ना, डिसेबल्ड को, विडोज को, इन सबको। और ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला हाउ आर डीपीएसपी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। अब 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा। पहला बोला फॉर्मर इज फॉर यूनियन एंड लेटर इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा तो कुछ है नहीं। फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेदर लेटर इज नॉट। अच्छा पार्ट है और वो पार्ट ही नहीं है, तो पार्ट 3 और पार्ट 4 क्यों पढ़ते हैं हम, राइट। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल वेयर फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स। बिल्कुल सही बोल रहा है कि डीपीएसपी जो है नॉट इन्फोर्सेबल है एज पर आर्टिकल 36 या 7। अच्छा 36 में डिफिनेशन है स्टेट का, 37 में ये बोला है कि दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, राइट। तो ये हो गया। और आर्टिकल 32 में है ना हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटीज मिली है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का कोई हनन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो इस रिकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही सारी बातें हैं, आप पढ़ सकते हो आराम से पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी। पहला है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। याद कीजिए ये एक हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल है इसी नाम से, है ना। और वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 23, फोर्स लेबर की बात हो रही है। तो हमसे पूछा है कि डीपीएसपी का कौन सा पार्ट है, तो देखो पहला हो नहीं सकता, तो पहला को हटाओ, बचा कौन सा, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी। दूसरा भी देख लेते हैं, प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये बिल्कुल एक डीपीएसपी है हमारा। इसका आर्टिकल आप बताओगे, आई थिंक 47 आर्टिकल है, आर्टिकल 47 है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे अभी, डोंट वरी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल 47 में ये बताया गया है कि द स्टेट सेल इंडिवर्स टू ब्रिंग अबाउट प्रोविजन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ओके और ये आर्टिकल 23 था ऊपर वाला स्टेटमेंट। आई होप कि वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपके सामने।
बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दो स्टेटमेंट है, दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ना। बोला प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड सेल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ्स, है ना, 2 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, अनलेस before the expiry of that period it has been approved by the resolution of both houses of parliament, है ना। बोला 2 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले ही अगर कोई रिजोल्यूशन दोनों हाउस से पास हो जाता है तो कंटिन्यू रहेगा। ओके, ऐसा बोल रहा कि स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है कि इफ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इट इज कॉम्पिटेंट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ salary allowance of all or any class of the person serving in the connection with the affair of a union but excluding the judges of the Supreme Court and High Court। मतलब जजेस और सुप्रीम कोर्ट को हटा के बाकी लोग जो स्टेट में काम कर रहे हैं ना यूनियन की तरफ से, उनकी सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है, ऐसा स्टेटमेंट 2 बोल रहा है। देखो, अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ये बोला है कि एक्सेप्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, उनका भी रिड्यूस किया जा सकता है ना, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया, तो बी गया और सी गया, बचा कौन सा, ए और डी। तो ए को फिर से पढ़ते, बोला कि 2 महीने तक फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑपरेट करेगा, लेकिन अगर 2 महीने से पहले ही रिजोल्यूशन पास किया जाता है दोनों हाउसेस से तो कंटिन्यू रहेगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर कंटिन्यू रहती है तो ऐसा नहीं है कि बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है रिजोल्यूशन, है ना, या फिर उसको पार्लियामेंट में पास कराने की जरूरत नहीं, एक बार पास हो गया तो वो कंटिन्यू रहता है, कब तक, फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अब अच्छे से देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the declaration of financial emergency must be ratified by both houses of parliament within 2 months of its issuance। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर अप्रूव किया जाता है दोनों हाउस के द्वारा, है ना, तो लास्ट करता है इनडिफिनिटली, है ना, अंटिल इट इज रिपील, जब तक उसको रिपील नहीं किया जाता तब तक वो लगा ही रहेगा। आफ्टर द पार्लियामेंट अप्रूव द स्टेट ऑफ इमरजेंसी द यूनियन अज्यूम्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ कंट्रीज फाइनेंशियल अफेयर। ठीक है, सब कंप्लीट कंट्रोल किसके पास आ जाता है, यूनियन के पास। द यूनियन गवर्नमेंट में प्रोवाइड फाइनेंशियल डायरेक्टिव्स टू एनी ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट में आस्क द स्टेट, कि किसके लिए प्रेसिडेंट आस्क कर सकते हैं स्टेट को कि टू कट द पे एंड बेनिफिट ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। ये सारे के सारे आप आराम से पढ़ लेना, वही सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज भी इंक्लूडेड है, इसकी वजह से हमारा सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड स्टेटमेंट गलत हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। इसी तरीके से 3 स्टेटमेंट है, आप आराम से पढ़िए। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। देखो, अब बोल रहा आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, जबकि हमें पता है आर्टिकल 301, है ना, वो रिलेटेड टू ट्रेड कॉमर्स है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन मान लो अगर ये बात भी आपको नहीं पता है तो कम से कम ये तो पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक लीगल राइट है और 300A में है। कैसे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, है ना, इसके अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी को 300A में कन्वर्ट कर दिया था। अब बात आती है कि अगर ऐसा है तो यहाँ से 2-3 चीजें हमें क्लियर हुई और ये भी पता चला कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, गलत है तो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। बोला राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही बात है, लीगल राइट है, फंडामेंटल नहीं है। आर्टिकल 300A वॉज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 44th अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, अच्छा 44th अमेंडमेंट, यहाँ तक अगर आपने पढ़ा होता तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट वाला लाइन देखो बस, मतलब लास्ट वाले 2 वर्ड देखो बस, कांग्रेस गवर्नमेंट, बोला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, लेकिन उस समय जनता पार्टी का राज था, है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी। तो इसलिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इस वर्ड की वजह से, 2 वर्ड की वजह से गलत हो जाएगा। अगर आप ध्यान से इसको नहीं पढ़ोगे तो बस इतना पढ़ते ही कि हाँ 300A भी दिया है और 44th अमेंडमेंट भी दिया है, मतलब बिल्कुल सही है, इसको टिक करके चले आओ। क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने पढ़ा था तो यही गलती किया कि लास्ट वाला स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। ओके, तो ये भी गलत हो गया, बचा कौन सा, दूसरा वाला। तो ऑप्शन कौन सा, सॉरी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 301 पर्टेन्स टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज नॉट रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है कि लीगल राइट है। 19 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज एफ को हटा के एंड आर्टिकल 31 दोनों को हटा के हमने क्या किया, 44th अमेंडमेंट 1978 से इसको आर्टिकल 300A में कन्वर्ट कर दिया, जो कि पार्ट 12 में है, और एक ऐसा है लीगल राइट है ना। ओके, स्टेटमेंट 3 गलत है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनता पार्टी ऐसा था। ठीक है, कब से कब तक था जनता पार्टी? 1975 टू 77। सॉरी, ये था हमारा जनता पार्टी उसके बाद आई थी। ये पर्टिकुलर तो पीरियड है किसका? इमरजेंसी का। ओके, चलो, आई होप ये भी क्लियर हुआ हो आपको। कुछ और डिटेल है, आराम से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट द एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। यहाँ पे देखिए दोनों बोल रहा है कि एक्सटर्नल एग्रेशन हो और इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, दोनों से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल है। तो यहाँ पे अगर आर्टिकल आप ध्यान से पढ़ो तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन डी है, लेकिन बाकी आर्टिकल को भी हम जान लेते हैं। बाकी आर्टिकल में क्या क्या बोला गया है। तो देखिए, आर्टिकल एज पर आर्टिकल 355 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। एंड अच्छा, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस चेंज करके आर्म रिबेलियन कर दिया था। क्या? आर्म रिबेलियन। अब ये कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल से किया था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल बाकी भी देख लेते हैं। 215 क्या बोलता है कि एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट भी क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और उसके साथ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश भी कर सकता है एज पर आर्टिकल 215 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 275 क्या बोलता है? ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट। यूनियन से कुछ स्टेट को ग्रांट देने के लिए आर्टिकल 275 बोलता है। 325 क्या बोलता है आर्टिकल? कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर inclusion in or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste और sex। मतलब बोला इलेक्टोरल रोल में आप उसको हटा नहीं सकते इन सब के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे। ओके, चलिए, आई होप कि सब तीनों के तीनों चारों के चारों आर्टिकल आपको क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्टेबलाइज। डीपीएसपी का मतलब क्या पर्पज है, एम है, गोल है, ये बताना है आपको। तो याद कीजिए, अभी सेम चीज हमने पढ़ा कि एम या फिर पर्पज ऑफ डीपीएसपी टू स्टेबलाइज सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। किसके लिए? फॉर अ वेलफेयर स्टेट, फॉर अ वेलफेयर स्टेट, कि हमें एक वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ना है जिसमें सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करना है। राइट, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन पे देखा आ जाते हैं कि डीपीएसपी constitute a very comprehensive economic, social and political program for a modern democratic state. They aim at realizing the high ideals of justice, liberty, equality and fraternity as outlined in the preamble to the Constitution. They embody the concept of a welfare state. ऐसा state welfare state and not that of a police state. police state नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? welfare state होना चाहिए। विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल इरा, मतलब कि जो पुलिस स्टेट था कॉलोनियल टाइम पे है ना, एग्जिस्ट करता था, उसको हटा के वेलफेयर स्टेट स्टेब्लिश करना है। ब्रीफ में बात करें कि दे सीक टू स्टेबलाइज इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन दी कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये तो बिल्कुल आंख बंद करके आप बता सकते हो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, इसके पीछे स्टोरी भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। आई होप कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है 44। अब क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में
इमरजेंसी इतना इजीली लग गया है ना। तो जब जनता पार्टी रूल में आई 1978 में, तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई और उन्होंने ये चेंज किया कि जब प्रेसिडेंट को कोई भी अमेंडमेंट भेजा जाएगा तो एक बार है ना, एक बार वो उसको वापस भेज कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से वो चीज़ प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे तो वो दोबारा उसको वापस नहीं भेज सकते, उन्हें साइन करना ही करना होगा, मतलब एसेंट देना ही देना होगा, राइट। तो ये पर्टिकुलर आया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से। आई होप कि ये स्टोरी भी आपको याद रहेगी। और ये सारा का सारा उसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे ध्यान में रखते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए। वो क्या है, वन बाय वन सॉरी देखते हैं, ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा। अगले पॉइंट देखते हैं। पहला है कि इट रिस्टोर द टर्म ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 6 to 5 ईयर। पहले 6 ईयर का होता था, तो उसको क्या कर दिया, 5 ईयर कर दिया, है ना। नहीं, मतलब वो 6 ईयर का था तो उसको 5 ईयर का कर दिया। इट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के उसको लीगल राइट कर दिया। कहाँ पे, आर्टिकल 300A में। अगले पॉइंट पे आते हैं। इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट। इसने एम्पावर किया प्रेसिडेंट को टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया ऊपर, है ना। अगला है कि इट रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, है ना। नेशनल इमरजेंसी पहले एक बार लग गई तो 1 साल तक चलती थी, लेकिन उसको रिड्यूस करके 6 महीने तक कर दिया कि हर 6 महीने बाद आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। अगला है कि इट प्रोवाइडेड दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी इशूड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस बाय द कैबिनेट एंड नॉट बाय इंडिविजुअल मिनिस्टर। मतलब कि कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर बोल दिया प्रेसिडेंट को कि नहीं प्रोक्लेम कर दो इमरजेंसी, तो ऐसा नहीं होगा। अभी पूरा कैबिनेट रिटेन में अगर देगा तभी जाके इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट रिस्टोर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विच वाज कर्टेल्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में जो कर्टेल किया गया था जुडिशियल रिव्यू को, उसको रिस्टोर कर दिया इस पर्टिकुलर एक्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट प्रोवाइडेड सेफगार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, है ना। उसको क्या किया, सेफगार्ड किया मिसयूज को। बाय लेइंग डाउन, कैसे किया, बाय लेइंग डाउन सम कंडीशन फॉर इट्स इनवोकेशन एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील्स विद। अब चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। आई होप कि आंसर दे दिया होगा आपने। अपन देखते हैं। बोला कंटिन्यूशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट जॉब, नहीं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, बिल्कुल। रुकिए, अभी नेक्स्ट पे देख लेते हैं। रिजर्वेशन ऑफ 30% पोस्ट फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, ये तो रिसेंटली अभी हुआ है ना, उससे पहले तो था नहीं ऐसा। अच्छा, ये अभी भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर रिसेंटली फॉर्म्ड स्टेट, ये भी नहीं है। मतलब ले देकर बच्चा कौन सा, ऑप्शन बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 93rd अमेंडमेंट कब आया था, 2005 में आया था। और क्लास 5 ऐड किया आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 ऐड किया, जिसमें बोला कि गवर्नमेंट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, है ना, और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब in so far as such special provisions relate to their admission to educational institute including private institution were aided or unaided by state other than the minority educational institute, ठीक है। उसके साथ वो भी था 6 से 14 ईयर का। तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल, दे आर, देखो कितना क्यूट सा, कितना अच्छा, कितना बढ़िया, है ना क्वेश्चन है। तो सबको पता होगा कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या है हमारा, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अच्छा, बाकी भी देख लेते हैं। अच्छा, वो मिक्सअप है, तो चलो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल क्या क्या बोलता है। आई होप कि अभी तक सारे याद हो गए होंगे आपको। कहाँ तक, डीपीएसपी तक, मतलब 1 से लेकर 51 आर्टिकल आपको मुझबानी याद होनी चाहिए कि किसमें क्या है। देखो, बोला राइट टू इक्वालिटी, है ना, ऐसे ऐसे है। आप सारे आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 बोलता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 है वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 है वायलेशन ऑफ टाइटल्स। उसके साथ साथ देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सा, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक। अगला है राइट टू फ्रीडम,
आर्टिकल 19, 20, 21, 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक। और लास्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, कहाँ से 29 और 30। और लास्ट है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जो कि है आर्टिकल 32। इसमें टोटल 5 है। राइट, आई होप कि वो सारे क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बोल रहा कि मैच करो पहले को दूसरे के साथ, है ना। तो बोल रहा कि कौन सा होगा, तो पढ़ते हैं। ये आर्टिकल सेकेंड 2 है, 29 का 2 है, और 30 का 1 है, और 31 का 1 है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। देखिए, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कहा था आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के एफ पार्ट में, राइट, और आर्टिकल 31 में। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ पे 19 देखो या फिर 31 देखो, तो 31 है डी। तो पहले का तो डी होगा, है ना। पहले का डी देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा है। तो या तो पहला ऑप्शन होगा या तो चौथा ऑप्शन होगा, मतलब बी और सी तो हो नहीं सकता। आगे देखते हैं, मतलब अपन एक अप्रोच डेवलप कर रहे हैं। आई होप कि वो आपको ध्यान हो कि कैसे हमें करना है सॉल्व क्वेश्चन को, उसका अप्रोच डेवलपमेंट भी हमें सीखना है। राइट, सेकेंड बोला नो पर्सन कैन बी discriminated against in the matter of public appointment on the ground of race, religion और caste। अभी हमने ये चीज देखा, ये पर्टिकुलर आर्टिकल है आर्टिकल 60, जिसमें हमने बताया है, जिसमें ये कहा गया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट, लेकिन उसके साथ साथ बाकी आर्टिकल भी देख लेते हैं कि ऑल माइनॉरिटीज वेयर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। देखो, ये आर्टिकल 29 होगा या 30 होगा, कॉमन सी बात है ना। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ये है हमारा 29 या फिर 30। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 29, 30 मतलब सी या डी, बी या सी ए होगा, और ए का क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 2, या फिर दूसरे का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब दूसरे का ए देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो दूसरे का ए है ऑप्शन ए में ही, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हमें क्लियर हो गया कि बी का चौथा होगा और सी का तीसरा होगा। ठीक है, तो सी का कौन सा है, तीसरा। मतलब कि आर्टिकल 30 में है कि ऑल माइनॉरिटीज वेयर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर ओन चॉइसेस। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। अब एक कॉमन चीज है, आप जान लीजिए कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल वो आर्टिकल हैं जो ओनली अवेलेबल टू सिटीजन, ओनली फॉर सिटीजन, ओनली फॉर सिटीजन। एक केवल सिटीजन मतलब हमारे लिए है बस, है ना। 15, 16, 19, 29, 30 देख लो, चारों में से इसके अकॉर्डिंग है क्या कोई। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, बिल्कुल यही है आर्टिकल 19 में, है ना। तो ये तो केवल और केवल सिटीजन के लिए है, तो ब्रिटिश सिटीजन को थोड़े ना मिलेगा, हमारे सिटीजन के लिए है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 ये सबके लिए अवेलेबल है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 ये भी सबके लिए अवेलेबल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 ये भी सबके लिए अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यही है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, आई होप कि देख लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट। देखो स्टेट तो कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात कर रहे हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर तो नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट भी अपने से नहीं कर सकता, बच्चे कौन, लोकसभा, राज्यसभा। तो पहला और दूसरा विल बी द करेक्ट आंसर। तो लोअर हाउस या अपर हाउस दोनों में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप आराम से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट। मतलब इसमें रेटिफिकेशन कराना पड़े स्टेट से भी। तो हमें पता है कि जब फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो इन दैट केस हमें रेटिफाई करना पड़ता है उस पर्टिकुलर बिल को, किसके द्वारा, हाफ, नॉट लेस देन हाफ ऑफ जितने भी स्टेट है।
पहला इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल एक एक फेडरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई इसमें होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, बिल्कुल। एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, बिल्कुल फेडरल से लिस्ट है। अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ अ स्टेट, देखो ये स्टेट की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक स्टेट के लिए हम पूरे के पूरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थोड़ी ना करेंगे। चौथे को छोड़ के पहला, दूसरा, तीसरा जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन कि आर्टिकल 368 में है ना अमेंडमेंट की बात हो रही है, जिसमें ये सारे के सारे मैंने बता दिया कि फेडरल लिस्ट है, दैट्स वाई हमें रेटिफाई कराने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब बोल रहा है कि मैच 1 2, 1 को 2 से मिलाओ, जल्दी से बताओ। आप सभी को मालूम है कि 52nd है ना राजीव गांधी के टाइम पे आया था एंटी डिफेक्शन लॉ, तो डी का दूसरा हो गया। डी का दूसरा कौन सा है? ऑप्शन सी। देखो एक ही चीज से अगर एक चीज आपको मालूम हो तो आप इसको टिक कर सकते हो, राइट। अच्छा एक पता चल गया तो बाकी देख लेते हैं। 1342 मतलब 1342 की 13th अमेंडमेंट एक्ट जो है पहला है कि नागालैंड से रिलेटेड है 13 अमेंडमेंट एक्ट। 18th है क्लेरिफाइड द स्टेट, 18th में स्टेट के को क्लैरिफाई किया गया। 39th अमेंडमेंट एक्ट में द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज, ये कहा गया है। आई होप ये चारों के चारों आर्टिकल आपको एकदम अमेंडमेंट आपको एकदम क्लियर हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 15 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाई अंडर। देखो फिर से वही है ना क्यूट वाला, क्यूट सा क्वेश्चन है ना। अब इसका आंसर क्या होगा? कितनी बार अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। चलो बता ही देते हैं। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम 14 to 18। रिवाइज कर लेते हैं। कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29 और 30। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 और 24। 23 में है फोर्स लेबर है ना या बॉन्डेज लेबर, और 24 में है 2-4 बच्चे, मतलब वर्किंग ऑफ चिल्ड्रंस इन हजार्डस फैक्ट्रीज। पहला है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक। आई होप कि सारे आर्टिकल आपको एकदम क्लियर होंगे और उसके नाम भी। यही सारा कुछ है इसमें, देख लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। ये रहा सामने आपके, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाइज दैट। 4 ऑप्शन है, चारों को अच्छे से पढ़िए और आंसर बताइए। सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो एसेंशियल टू इट दैट दे कांट बी एब्रोगेटेड। बिल्कुल सही बोल रहा है ना, लेकिन होल्ड पे डालते हैं, क्या पता कि इससे भी बेहतर कोई ऑप्शन मिल जाए। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रीगेटेड और टेकन अवे, नहीं ऐसा तो नहीं है, कर सकते हैं हम। बहुत सारे अमेंडमेंट देखे हैं। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल 368 ना, कुछ नहीं बात बनी। अगला द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, ये हो चुका है तो इसको नहीं करते हैं। फॉर इट नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट इट्स रियल स्पिरिट, नहीं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है इसलिए है क्योंकि देयर आर सर्टेन फीचर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दोज आर सो एसेंशियल दैट दे कांट बी एब्रोगेटेड। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का फ्रीडम जो है कौन से पार्ट में है? ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है बताना है। इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 के क्लास 1 के सब क्लास ए में, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं मेंशन है। इट इम्प्लाइज इन द वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड अंडर दिस, बिल्कुल सही है, यही है कि एक वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में गारंटीड है इस आर्टिकल के, बाकी तो ऐसे ही है बस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बहुत क्लियर होंगे। तो टोटल 1 से लेकर 21 तक हमने किया, उसमें आई होप कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही होंगे। तो जो भी स्कोर है आपका कमेंट बॉक्स में लिखिए, सच दैट के ये जो क्रेडिट सिस्टम अपन डेवलप कर रहे हैं हर लेक्चर के थ्रू वो डेवलप हो पाए। चलिए आज 2 लाइन पढ़ते हैं। तो 2 लाइन रहा आपके सामने कि समंदर के ख्वाब लेकर चलने वाले, समंदर के ख्वाब लेकर चलने वाले दरिया में यूं हर वक्त उलझे नहीं रहते। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि समंदर के ख्वाब लेकर चलने वाले दरिया में यूं हर वक्त उलझे नहीं रहते। आई होप कि अच्छा लगा हो आपको। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।